नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी मेंस की तैयारी में आप लोग जुटे होंगे। उत्तर प्रदेश में परिवहन एवं संचार, अगर इस पे प्रश्न आ जाए तो कैसे इसको करेंगे? यूपी के बारे में सबसे कठिन काम है मैटर खोजना। और मैटर मिल भी जाए तो उस मैटर में से मेंस में आप क्या लिखेंगे? 125 शब्दों में, 200 शब्दों में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और इतने कम शब्दों में बहुत ज़्यादा मटेरियल आप कैसे लिखें? परिवहन और संचार की जब बात आती है तो सबसे पहले बात ये आती है कि परिवहन होता क्या है, परिवहन सुविधा की आवश्यकता क्या है। तो परिवहन क्या केवल व्यक्तियों के लिए? तो आप कहेंगे नहीं, व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की जो सेवा होती है, जो सुविधा होती है, उसी को परिवहन के नाम से जाना जाता है। समाज में जो बेसिक नीड्स हैं, आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उनमें से एक है परिवहन। जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था पूर्व के समय में, तब उतना परिवहन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन जब औद्योगिकरण हुआ, मोबिलिटी ज़्यादा बढ़ी, उद्योग धंधों में रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी, प्रोडक्शन जो हुआ उसको कहीं भेजने की ज़रूरत पड़ी, तो ऐसे में परिवहन संसाधनों का विकास होने लगा। काफी पुराने समय से परिवहन संसाधन विकसित होने लगे थे। सबसे पहले आपने सुना होगा वास्को डी गामा आए, तो नाव से आए, जहाजों का फिर विकास हुआ। सड़क तो जहां पे हम चलने लगे वहां पे सड़कों का निर्माण होने लगा। पहले कच्ची सड़कें हुआ करती थी, एक्सट्रीमली सॉरी, कच्ची सड़कें हुआ करती थी, और धीरे धीरे फिर वो पक्की सड़कों में तब्दील हो गई। पहले कम चौड़ी होती थी, फिर धीरे धीरे चौड़ी हुई, और फिर वो डबल लेन, फिर 6 लेन तक की बात होती है, 8 लेन तक की बात होती है, एक्सप्रेस वेज का निर्माण हो गया। कुल मिला के जो भी परिवहन के संसाधन है वो कनेक्टिविटी को ही दिखाते हैं। कहीं पर आप देखेंगे तो आपको हाईवेज मिलेंगे, कहीं पर आपको ग्रामीण सड़कें मिलेंगी, कहीं पर आपको जाना है तो आप प्लेन से जाएंगे, कहीं पर आपको जाना है तो पानी के जहाज से जाएंगे, क्रूज से जाएंगे, और कहीं पर आपको लगेगा कि रेलवे बहुत अच्छा संसाधन है। तो किसी भी प्रदेश में, किसी भी क्षेत्र में, वहां जो परिवहन संसाधन होता है वो एक आधारभूत संरचना के तौर पे जाना जाता है। चाहे वो कृषि विकास हो, चाहे वो औद्योगिक विकास हो, दोनों में सड़क और संचार, इनकी बहुत महती भूमिका होती है। क्योंकि कच्चे माल की अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो कच्चे माल का परिवहन आप कैसे करेंगे? कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे ले जाएंगे? तो चाहे कृषि समाज हो और चाहे वो उद्योग धंधों से संबंधित हम बात करें, दोनों में परिवहन, और साथ में मानव को खुद भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, हालांकि कृषि और उद्योग भी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी है ही है। फिर आप देखते हैं उसमें भी गाड़ियां आजकल इस्तेमाल होती हैं, पर्सनल गाड़ियां, उसमें लग्जीरियस गाड़ियों की अलग एक श्रेणी है, वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है, तो इन सबके माध्यम से आपको इतना जरूर अंदाजा हो गया होगा कि आज के परिवहन साधनों में अगर हम देखें तो मुख्य तौर पर एक तो सड़क, दूसरा जल, तीसरा वायु, इन 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। सड़क, जल और वायु। वायु में यानी कि जो प्लेन से आप यात्रा करते हैं, जल में जो बोट से आप यात्रा करते हैं, प्लस जो आपके क्रूज होते हैं, जो आपके जहाज होते हैं, और सड़कों में सड़कों का निर्माण हो जाता है, उसमें आप कुछ भी चलाइए। तो एक एक करके हमको इसको देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सड़क, परिवहन के संसाधनों के तौर पर सड़क, जिसको हम रोड्स के नाम से जानते हैं। तो
रोड्स को अध्ययन की दृष्टि से हम कई भागों में बांट सकते हैं। एक आपकी रोड्स वो हैं जो नेशनल हाईवेज हैं, जिनको राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, और इनको हम कहते हैं अंग्रेजी में नेशनल हाईवेज। ठीक है। दूसरा, नेशनल हाईवेज के बाद में एक्सप्रेसवेज की आजकल चर्चा आपको देखने को मिलती है। एक्सप्रेसवेज, है ना, गवर्नमेंट आजकल दावा करती है कि हमने इतने एक्सप्रेसवेज बनाए। राज्य राजमार्ग भी होते हैं, स्टेट हाईवेज, और अगली जो सड़कें हैं उनको आप कह सकते हैं जिला मार्ग। मुख्य तौर पर यही विभाजन है, जिला मार्ग, जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं। बाकी कुछ आपको पतली रोड्स में मिलेंगी, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी हैं जिनको कैटेगराइज करके आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इन्हीं में इसको आप कहीं ना कहीं से पढ़ लेंगे। अब राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग होता क्या है। पेपर फर्स्ट में भी पूछा जाए तो वहां पर भी आप ऐसा ही करेंगे। ये तो पेपर 6 में आपसे पूछा जाएगा, यूपी का भूगोल, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में भी पूछा जा सकता है राष्ट्रीय राजमार्ग वाला। कोई भी राज्य, यहां पर हम यूपी को ले रहे हैं, तो यूपी जैसा कोई भी राज्य, मान लीजिए कि हम यहां पर यूपी को रख रहे हैं और दूसरा एक हम ले रहे हैं एमपी, एक हम ले रहे हैं बिहार, एक हम ले रहे हैं गुजरात, कुछ भी। अब आपको अगर गुजरात जाना है तो कुछ रास्ता आप तय करेंगे, एमपी होके जाएंगे, कोई भी रूट आप तय करेंगे, राजस्थान होके जाएंगे, राजस्थान को आप ले लीजिए। बिहार जाना है तो आप पड़ोसी है, यहां चले जाएंगे। तो एक राज्य को देश के अन्य राज्यों से जोड़ने वाले जो मार्ग होते हैं उनको हम कहते हैं एनएच, नेशनल हाईवेज के नाम से इसको हम जानते हैं। क्या कार्य है इसका? एक राज्य को, मान लीजिए यूपी को एमपी से जोड़ रहा है, यूपी को बिहार से जोड़ रहा है, यूपी को ये गुजरात से, तो गुजरात से ये एमपी होके भी जुड़ जाएगा और ये राजस्थान होके भी जुड़ जाएगा, जैसे भी जाए। तो एक राज्य को अन्य राज्यों से जोड़ने वाले राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं वही आते हैं इसके अंतर्गत, नेशनल हाईवेज कहा जाता है उनको, राष्ट्रीय राजमार्ग उन्हीं को कहा जाता है। और क्योंकि दो स्टेट के बीच में है तो इनका रखरखाव कौन करेगा? तो इनका रखरखाव करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार इसको करती है। और केंद्र सरकार में अगर गवर्नमेंट के द्वारा इसको बनवाया जा रहा है तो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश एरिया के लिहाज से भी अच्छा स्थान रखता है, जनसंख्या के लिहाज से तो प्रथम है। एरिया के लिहाज से इसका क्या स्थान है? एरिया के लिहाज से इसका क्या स्थान है पता है आपको? अगर नहीं पता है तो पता करिए, ये छोटे छोटे फैक्ट आपको लिखने के काम आते हैं। तो एरिया भी ठीक ठाक है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई भी ठीक ठाक है, करीब 12,000। एग्जैक्ट आंकड़ा कभी आपको इसमें इसलिए नहीं याद होगा क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो सकता है उसके आसपास फिर एक नया आंकड़ा आए और वो बढ़ जाए, आपने अपडेट नहीं किया। तो यहां पर जो भी आप आंकड़े लिखेंगे वो लगभग करके लिखेंगे। लगभग 12,000 किलोमीटर हमारे यहां पर उत्तर प्रदेश में एनएच पाया जाता है और निरंतर इसमें प्रयास हो रहा है कि इनकी लंबाई बढ़ती चली जाए और बढ़ा दिया जाए। और पूरे भारत में ये फर्स्ट पोजीशन है इसके प्लस में इतना यहां मिलता है और फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया लंबाई के मामले में। सेकंड पे फिर राजस्थान आता है, नए आंकड़े आएंगे, हो सकता है वो चेंज हो जाए, तो इसको अपडेट रखिएगा। जो NH2 पहले जाना जाता था अब उसको NH19 के नाम से जाना जाता है
और NH-19 हमारे यहाँ यूपी का सबसे लंबा हाईवे 752 किलोमीटर, प्रदेश में ही ये 752 किलोमीटर के लगभग, पहले इसको NH2 के नाम से जाना जाता था। 752 किलोमीटर के लगभग यहां पर ये विस्तारित है। और निरंतर, अब देखिए कुछ हाईवेज पहले निकलते थे, अब उनको क्या किया गया, एक्सप्रेसवेज उनके पैरेलल बना दिए गए हैं, तो उनका महत्व थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें कोई ट्रैफिक नहीं चलता है ना। हमारे यहाँ का जो केंद्रीय परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय है, वो हर एक स्टेट में नेशनल हाईवेज का डेवलपमेंट करता है। और आजकल डेवलपमेंट तो और आसान है, बस केवल पैसा लगाना होता है, उसके बाद तो टोल टैक्स लेके सब निकल ही आता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो निरंतर इनकी संख्या बढ़ती रहेगी। आप बहुत ज्यादा इसमें अपडेट डे बाय डे नहीं रह सकते, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर न्यूज़पेपर में कुछ आ रहा है तो उसको अपने उससे रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक लंबा जो पूरे भारत में एक नेशनल हाईवे है वो यूपी में ही पाया जाता है। तो ये आपका नेशनल हाईवे, यहां लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इधर लगातार चर्चा में रहा है एक्सप्रेस वे, और एक्सप्रेस वे इस रूप में चर्चा में रहा है क्योंकि एक्सप्रेस वेज का गवर्नमेंट ने भी खूब ज्यादा प्रचार प्रसार किया है। तो यूपी में टोटल 13 एक्सप्रेस वे हैं, और इन 13 में से 13 के द्वारा लगभग 3200 किलोमीटर, अगर देखा जाए तो 3200 किलोमीटर इनकी लंबाई है अगर टोटल जोड़ दी जाए। और इन 13 में से वर्तमान समय में जो संचालित है वो 6 हैं। 7वां कब हो जाए इसको अपडेट कर लीजिएगा। 6, जैसे इसमें एक यमुना एक्सप्रेस वे है, पूरा नोट्स आप मिल जाएगा। जिन लोगों ने आंसर राइटिंग भी ज्वाइन कर रखी उनको भी मिल जाएगा, और जो लोग इसको अलग से देख रहे हैं उनको भी नोट्स मिल जाएगा। ये लिस्ट पूरी आप तैयार रखिएगा। यमुना एक्सप्रेस वे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के मध्य में जो एक्सप्रेस वे है उसकी लंबाई बहुत कम है, सबसे छोटा वही है 25 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेस वे 165 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर। उसके बाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है 96 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है 341 किलोमीटर, और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है 296 किलोमीटर। ये 6 वर्किंग एक्सप्रेस वे हैं। लेकिन इन 6 के साथ में 7 एक्सप्रेस वे हैं जो अभी कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उन पे निर्माण का कार्य चल रहा है। एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे है, गंगा एक्सप्रेस वे है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे है, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेस वे है, काफी लंबा है 380 किलोमीटर। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे 519 किलोमीटर लंबा, सबसे लंबा यही है। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे ये 210 किलोमीटर लंबा है, और गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेस वे 117 किलोमीटर लंबा है। तो ये एक्सप्रेस वेज है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो यहां पर आपकी लैंग्वेज ये होगी कि उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य है। 3200 किलोमीटर की कुल 13 एक्सप्रेस वे में से 7 पर काम चल रहा है, और 6 एक्सप्रेस वे संचालित हो चुके हैं या संचालित हैं। ठीक है, और आगे आप ऐसे बढ़ जाएंगे। तो जितना एक्सप्रेस वे हो चुका है जिसपे दौड़ रही हैं गाड़ियां, उनका ये 6 की 1225 किलोमीटर लंबाई है, और जिन पर अभी काम चल रहा है ये 1975 है, और दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपका ये हो जाएगा 3200। ठीक है, तो इतना इसको ध्यान रखिएगा। अब बात आती है स्टेट हाईवेज की। स्टेट हाईवेज क्या होते हैं? नाम से तो ये लग रहा है कि स्टेट को जोड़ते होंगे, लेकिन स्टेट हाईवेज का मतलब यह है कि अगर ये यूपी है तो यूपी के जो 75 डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को, यानी कि जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जुड़ने का ये काम करते हैं। तो राजमार्ग जो राज्य वाले हैं, स्टेट राजमार्ग, वो अपने प्रांत के सभी मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जोड़ते हैं। ये लखनऊ है तो ये इधर से इधर से इधर से 2 जिलों को भी ये जोड़ेंगे, और मेन उद्देश्य है कि सबकी कनेक्टिविटी राजधानी से हो जाए। तो राजधानी से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर
जिला मुख्यालय को जोड़ने का कार्य करते हैं। जिला मुख्यालय को ये जोड़ने का कार्य करते हैं। इनको हम स्टेट हाईवेज के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई? तो प्रत्येक राज्य में अपने अपने स्टेट हाईवेज होंगे। इनके रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार, यहां पर यूपी गवर्नमेंट उठाएगी। और स्टेट पीडब्ल्यूडी होता है। स्टेट पीडब्ल्यूडी, जैसे यूपी का जो पीडब्ल्यूडी होगा वो क्या करेगा, इसमें जो है इसकी जिम्मेदारी रखेगा। इसका अपना खुद का ये राजमार्ग है ना। और राजमार्ग अपने प्रांत के सभी जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जोड़ते हैं। साथ साथ में ये भी बताइएगा कि रास्ते में अगर कोई, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट ए है और एक डिस्ट्रिक्ट बी है और यहां पर आके एक डिस्ट्रिक्ट सी पड़ रहा है, तो इनको भी तो कनेक्ट कर रहे हैं। तो राज्य की राजधानी से जोड़ने के साथ साथ ये डिस्ट्रिक्ट को भी कनेक्ट करने का काम करते हैं। प्रांतीय राजमार्ग इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये प्रदेश के अंदर की कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं। और 7000 किलोमीटर प्लस यहां पर क्या है, स्टेट हाईवेज पाए जाते हैं। स्टेट जो राजमार्ग हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है। कई सड़कें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छे से डेवलप की जाती हैं। स्टेट हाईवेज में भी आप चलेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल एक्सप्रेस बेस वाली फीलिंग आ रही है, मतलब अच्छी बनाई जाती हैं। कई बार उसमें प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ प्रस्तावित सड़कें हैं जो उत्तर प्रदेश और मध्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश, मान लीजिए यूपी है तो यूपी का ये ईस्ट यूपी और ये मिडिल, इनको जोड़ने के लिए लगभग 400 किलोमीटर प्लस का एक प्रोजेक्ट चलाया गया है। और 7 सड़कों को इसमें कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ये 7 सड़कें अलग अलग हैं, उनके नाम याद करना जरूरी नहीं है ना। तो इनको मध्य क्षेत्र में ये एटा तक उधर जाएगा, है ना। आपस में ये कनेक्ट होके एक दूसरे को जोड़ने का ये प्रयास करेंगे। नोट्स में आपके सब ये दिया हुआ है। तो स्टेट हाईवेज में इतनी जानकारी काफी है। फिर आपकी होती है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स, तो डिस्ट्रिक्ट रोड जो होती हैं इनका क्या काम होता है, जिला सड़कें, जिला मार्ग इनको बोला जाता है। जैसे प्रदेश वाली राजधानी से हर जिलों को जोड़ रही हैं, ऐसे जिला मुख्यालय से जो अन्य जैसे ब्लॉक्स हैं, मान लीजिए कि ये कोई डिस्ट्रिक्ट है, अब इस डिस्ट्रिक्ट में ये जिला मुख्यालय है, अब इसमें ब्लॉक्स है, तहसील हैं, इनको इससे कनेक्ट करने का जो काम करती हैं उनको क्या कहते हैं, ये प्रशासनिक इकाइयां हैं ना, तहसील हैं, ब्लॉक्स हैं, तो इनको कनेक्ट करने का काम जो करती हैं उनको हम जिला मार्ग कहते हैं। और इनका जो दायित्व है वो किसके ऊपर आएगा, वो सार्वजनिक निर्माण विभाग, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसका मुख्यालय होता है। एक हर जगह उसका मतलब ऑफिस होता है, जिले स्तर का ऑफिस। और दूसरा एक जिला परिषद, सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी, स्टेट वाला ही पीडब्ल्यूडी का एक ही अंग होगा। और साथ में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, जिला परिषद, जिला पंचायत सदस्य होते हैं ना, तो वो जिला परिषद उन्हीं के अधीन होता है। लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश की एक इकाई पीडब्ल्यूडी वहां होगी और जिला परिषद ये मिलके ये बजट पास कर प्रशासनिक इकाई के तौर पर और ये कार्यकारी इकाई के तौर पर कार्य करेंगे, इसका विकास करेंगे। बहुत ही घटिया किस्म की ये सड़कें बनाते हैं। एक बार बना के आएंगे, बारिश होगी और इसकी पूरा सब ऊपर का जितना चारकोल वगैरह होगा, ऊपर की पपड़ी सब उजड़ जाएगी। और ऐसा जैसे होगा फिर इनको ठेका मिलेगा, और ऐसा जैसे इनको ठेका मिलेगा तो ये लोग क्या करेंगे, फिर से बजट पास होगा, फिर से बजट पास होगा तो फिर से मलाई मारेंगे। तो कई बार स्ट्रेटजी के तहत भी ऐसा किया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये पीडब्ल्यूडी वाली तो सड़कें ये ऐसी ही होती हैं। तो इनके बस इतना ध्यान रखिए कि डिस्ट्रिक्ट रोड्स का मतलब क्या है, जिला मार्ग का मतलब क्या है। तो जिला मार्ग का यह मतलब है जिले की विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्ग, है ना। और इनका दायित्व जो होता है वो सार्वजनिक निर्माण विभाग और जिला परिषद पर होता है। तो इस तरीके से हमने सड़कों को देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं रेलवे की तरफ। यूपी में रेलवे सबसे सुरक्षित साधनों में से, सबसे सुरक्षित तो वैसे वायु परिवहन माना जाता है। वहां पे कुछ कैजुअलिटी, कुछ घटना होती है तो हालांकि
मलबा तक सही से नहीं मिलता, लेकिन सबसे सेफ माना जाता है। सबसे सेफ वही है, क्योंकि वहां पे जो दर है दुर्घटनाओं की वो कम है। रेलवे को भी सेफ माना जाता है, हालांकि बीच बीच में घटनाएं होती हैं तो समस्याएं हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा रेलवे नेटवर्क है, जनसंख्या हमारे यहाँ ज़्यादा है, परिवहन संसाधनों की ज़रूरत भी है। अगर रेलवे ना हो तो इतने ज़्यादा संख्या में लोगों का आवागमन होता है, वो कैसे हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में मान के चलिए लगभग हमारे यहाँ 9100 किलोमीटर से ज़्यादा, नया आंकड़ा आएगा और बढ़ सकता है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 9000 किलोमीटर से अधिक। अगर कोई आंकड़ा और नया मिल जाएगा तो आप इसको बढ़ा लीजिएगा। इतने प्लस किलोमीटर रेलवे नेटवर्क का विकास, यानी इतना मार्ग विकसित हो चुका है। और पूरे भारत में जितना रेलवे है उसका करीब 40%, करीब 14% ये यूपी में पाया जाता है। हमारे यहाँ उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है, उत्तर पूर्व, पूर्व मध्य जोनल रेलवे का नेटवर्क भी हमारे यहाँ पे है ना। मतलब आप देखेंगे कई रेलवे यहाँ पर गुजरते हैं। उत्तर मध्य रेलवे आगरा, कानपुर, प्रयागराज, उधर आप जाएंगे वृंदावन, मथुरा, झांसी, चित्रकूट, विंध्याचल, अलीगढ़, सब कनेक्टिविटी आप देखेंगे यूपी से। आप देखते हैं ना उसमें लिखा रहता है उरे, पूरे, है ना, सब पूरे ऐसे सब लिखा रहता है, दपूरे। तो दपूरे का मतलब है दक्षिण पूर्व रेलवे, उरे का मतलब है उत्तर रेलवे, है ना, ऐसे अलग अलग है ना। तो सब यहां से आपको गुजरती हुई ट्रेनें दिखेंगी, आपको याद नहीं रखना है। तो कनेक्टिविटी काफी अच्छी है क्योंकि यूपी से गुजरती हैं। अब पश्चिम बंगाल किसी ट्रेन को जाना है और वो चली है मान लीजिए कि राजस्थान से, तो यूपी होके ऐसे चली जाएगी, है ना। भाई उत्तर प्रदेश का अलग तो कोई रेलवे है नहीं, और केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे का विकास किया जाता है, तो केंद्र सरकार के अधीन तो पूरा भारत आता है। तो वो ये थोड़ी देखेगा किस स्टेट से कहाँ से गुजरा जा रहा है, वो ऐसे गुजरेगा। तो यूपी में काफी अच्छा जाल पाया जाता है। भारतीय रेलवे के द्वारा उत्तर प्रदेश में अभी हाई स्पीड ट्रेन की भी बात चल रही है ना, तो राष्ट्र की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, उसका संचालन भी किया गया उत्तर प्रदेश में। क्योंकि ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं तो यहाँ पर काफी अच्छा स्कोप है। तो कई ट्रेन आप देखेंगे, वंदे भारत, कोई भी ट्रेन ऐसे चलेगी तो यूपी से उसको गुजारा जाएगा, है ना। तो ये जितने उदाहरण हैं इन सारी चीजों को तो आप लिखेंगे। भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत जो हुई थी वो कहां से कहां तक हुई थी, वाराणसी से नई दिल्ली तक। और ये स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, इसका जिक्र कर दीजिए, है ना। मिनी बुलेट हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण भी जो देश की पहली है, उसको भी यहाँ पे यूपी में चलाने की बात की जा रही है। कई बार आप पेपर में पढ़ते होंगे। ये सब उदाहरण आप इकट्ठा करते रहिए, ठीक है। तेजस एक्सप्रेस का परिचालन भी लखनऊ से दिल्ली के बीच में किया गया। तो आप यहां पर जब लिखिए तो एक तो वंदे भारत का उदाहरण देना मत भूलिए। वंदे भारत आपकी चली वाराणसी टू दिल्ली, है ना। दूसरा आप लिखिए तेजस, तेजस का आप लिख दीजिए लखनऊ टू दिल्ली, लखनऊ टू दिल्ली, ठीक है, लखनऊ से दिल्ली के बीच में कम समय में ट्रेन पूरा करना। तो ये सब महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं। बाकी राजधानियां बहुत सारी गुजरती हैं, शताब्दी ट्रेन चलती हैं, इन सब का जिक्र आप वैसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यूपी के परिवहन के बारे में पूछा जाए तो थोड़ा थोड़ा आप लिखेंगे, स्पेशल कोई क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा जाएगा। अब एक सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी में विद्युतीकरण की क्या स्थिति है। तो यूपी में जो विद्युतीकरण है रेलवे का वो 100% स्वीकृत है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी भी हमारे यहाँ डीजल इंजन चलते हैं। 100% स्वीकृत हो चुका है, विद्युतीकरण स्वीकृत हो चुका है, लेकिन पूरा अभी नहीं हुआ है। लक्ष्य है कि जल्दी पूरा किया जाए। दूसरी बात जो अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग की बात है वो लगभग समाप्त हो चुकी है पूरे देश से ही। 100% वहां पे आपको मिलेगा कोई ना कोई। दूसरा अंडरपास, ओवरपास बना के, है ना, ओवरब्रिज बना दिया गया या अंडरपास बना दिया गया, लोग निकल रहे हैं और वहां पर अब
जरूरत नहीं रह गई है। भाई रेलवे क्रॉसिंग की कोई जरूरत नहीं, खास करके शहरों में ऐसा किया गया है। अंडरपास ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में बनाए गए हैं, शहरी क्षेत्रों में भी पहले से भी अंडरपास है। तो ये सब डेवलपमेंट हो रहे हैं। एक और नया पड़ाव आ जाता है अब मेट्रो। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में इसमें पढ़ना है। मेट्रो, यूपी में मेट्रो भी तो चल रही है ना। कैसे आई, क्यों आई, कहानी पता है? ये विकास मॉडल में कहीं नहीं थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक, लिखिएगा नहीं इसको, एशियन डेवलपमेंट बैंक से जब भारत ने ऋण लिया तो जापान की टेक्नोलॉजी भी भारत को लानी पड़ती है। जापान की टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है, तो जब यूपी में भी उसका उपयोग किया गया तो कहा गया चलो यूपी में भी तो मेट्रो यहाँ पर भी। सरकार श्रेय ले लेती हैं, सरकारें श्रेय लेती हैं, तब वो कहती हैं हमने डेवलप किया, हमारा ही सब कुछ किया धरा है। लेकिन कई बार मजबूरन कई टेक्नोलॉजी, क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर आएगी तो जापानीज कंपनियों को लाभ होगा। 2013-14 में राज्य सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, लखनऊ में सबसे पहले 2013-14 की बात है, मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत की गई। लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया। लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन LMRC, और यह गठन किया गया 2013 में। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, ये दोनों का संयुक्त उपक्रम है। इंडिया एंड यूपी गवर्नमेंट, ये इन दोनों का संयुक्त उपक्रम है, इसके द्वारा शुरुआत कर दी गई। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लखनऊ में मेट्रो परियोजना का विकास किया गया, फिर धीरे धीरे नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर में यहाँ पर मेट्रो चलने लगी। ये हर जगह ऑपरेशनल है, चल रही है। हालांकि डेवलपमेंट अभी चल रहा है। लखनऊ में भी कई रूट्स में अभी डेवलपमेंट चल रहा है। लखनऊ में लगभग 23 किलोमीटर के लगभग आप देखेंगे वहाँ अमौसी से लेके मुंशी पुलिया तक ये डेवलपमेंट है। कानपुर में भी अभी नया डेवलपमेंट चल रहा है। बाकी 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पर लोकार्पण कर दिया था। लोकार्पण का मतलब लोगों को अब इसकी सुविधा मिलने लगेगी उस दिन से, तो लोगों को अर्पण करना, लोकार्पण करना, यही तो होता है। तो वहां भी ऑपरेशनल हो गई। आगरा में होने जा रही है। आगरा के बाद में अब मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, यहां के भी प्लान किए जा रहे हैं। अभी तक इसको ऑपरेटर के माध्यम से चलाया जाता है, लेकिन अब बात की जा रही है कि ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन मोड को भी अपनाया जाए, ATO। अब किसको अपनाया जाए? ATO, ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन मोड। इसके द्वारा मेट्रो का संचालन किया जाएगा, तो इसमें किसी ऑपरेटर की जरूरत, पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन मोड को माना जाता है कि ज्यादा सुरक्षित है। माना जाता है इंसान गलतियां कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर गलतियां नहीं कर सकता। अगर उसमें कमांड दे दिया गया कि यहां रुकना है तो यहां रुकेगा। और मेट्रो के मामले में ये ठीक भी है, क्योंकि या ऊपर ऊपर एलिवेटेड लाइन पे ये जाती है या फिर ये अंडरग्राउंड जाती है, वहां पर और कोई साधन चलते नहीं है, तो इसका कहीं क्लैश नहीं होता है। इस कारण से इसमें ऑटोमेटेड चलाना भी ठीक है। एक बार निश्चित रूट बना दिया गया और उसको कंप्यूटराइज कर दिया गया, निश्चित स्टेशन पे रुकना है, गेट खुलना है, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट जो भी, तो उसके बाद में लोग बैठेंगे, गेट बंद होना है, चलना है। तो अब ATO मोड की बात ये चल रही है। तो शॉर्ट में आप इसको लिख के निकल जाएंगे अगर मेट्रो के बारे में आपको लिखना है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर में ये पहले से सुविधा अभी उपयोग में है, और आगरा, मेरठ, गोरखपुर, प्रयाग और झांसी, यहाँ पर अब डेवलपमेंट होने जा रहा है ना। इसकी प्लानिंग की जा चुकी है। तो ये मेट्रो हो गया। मेट्रो के बाद में अब हम आगे चलते हैं और हम बात कर लेते हैं एविएशन की। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो उड्डयन निदेशालय है राज्य स्तर पे, 1975 में सबसे पहले राज्य उड्डयन निदेशालय की स्थापना की गई। उड्डयन निदेशालय, इसकी स्थापना की गई। ठीक है, सबसे पहले। लेकिन काफी लंबे समय तक ये केवल राजकीय जो वायुयान है उनका परिचालन करता रहा, सीमित दायरा था।
एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, दिल्ली चले जाओ, एमपी चले जाओ, बंगलौर चले जाओ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई भी उड़ान यहाँ से नहीं होती थी। फिर इसको डेवलप किया गया। 2001 में नागरिक उड्डयन विभाग का पुनर्गठन किया गया और इसमें अलग अलग इकाइयां बनाई गई। 3 इकाइयों का निर्माण किया गया। एक परिचालन इकाई इसमें बना दी गई, ये 2001 में हुआ। एक हो गई इसकी परिचालन इकाई। दूसरी इकाई का नाम रखा गया अनुरक्षण, सुरक्षा, सामान्य प्रशासन। अनुरक्षण, सुरक्षा और सामान्य प्रशासन, एक इकाई ये बनाई गई। और तीसरी इकाई का निर्माण किया गया उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण देने की विभाग, उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर में इसकी स्थापना की गई। तो अलग अलग इसके कार्य बांट दिए गए, तो इसका डेवलपमेंट थोड़ा तेजी से हुआ। एविएशन ढांचे का विकास अब अच्छे से होने लगा क्योंकि अलग अलग इकाइयां बन गई। फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स भी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारे यहाँ है, जैसे लखनऊ हवाई अड्डा, वाराणसी का हवाई अड्डा और नोएडा का, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये अभी प्रस्तावित है। लेकिन लखनऊ और वाराणसी ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। मैं आपको लिस्ट बनाए दे रहा हूं। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यूपी के, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ यूपी, तो यूपी में एक तो लखनऊ है, ये दूसरा आप लिखिए यहाँ पे वाराणसी, ठीक है। तीसरा ये आपका जो नोएडा का है, नोएडा का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना। तो इसको नोएडा वाले को अभी प्रस्ताव रखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी ऑपरेशनल ये नहीं है, ठीक है ना। अब जो नोएडा वाला है, एक ध्यान रखिएगा, ज्यूरिक एयरपोर्ट के साथ इसका समझौता हुआ है, बहुत अत्याधुनिक तौर पर इसका विकास हो रहा है। तो ये दोनों तो ऑपरेशनल है, ठीक है। ये लखनऊ वाला ये ऑपरेशनल है और आपका ये वाराणसी वाला ऑपरेशनल है। एक ऑपरेशनल और है कुशीनगर वाला, यहां पर एक नोट करिए, कुशीनगर, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी ऑपरेशनल हो गया है। बाकी अभी 2 और हैं, एक नोएडा और एक आपका अयोध्या, ये प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है। अयोध्या मंदिर निर्माण के बाद में अयोध्या में विकास के अवसर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बाहर से लोग आएंगे यहां पर, ठीक है। तो इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI इसको बोलते हैं, और भारत सरकार, ये इसको मिलकर अयोध्या वाले को डेवलप कर रही है। आपसे कभी ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, मैं आपकी जानकारी के लिए केवल बता रहा हूं। नोएडा वाले को ज्यूरिक एयरपोर्ट, इनका नाम भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है, जानते रहिए। जैसे अयोध्या वाले का नाम रखा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर वाले का कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी वाले का नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। बाकी हमारे यहाँ कई फ्लाइंग स्कूल और हवाई अड्डों का साथ साथ में संयुक्त तौर पे विकास किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार इसका संचालन कर रही है, कई ऐसे हैं, कई का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही है ना, कई अन्य के साथ सहयोग में चल रही है। कानपुर का जो एयरपोर्ट है, वहां पर जो फ्लाइंग स्कूल चल रहा है वो IIT कानपुर के तत्वाधान में चल रहा है, और कानपुर एयरपोर्ट एक ऑपरेशनल है, उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालित कर रही है। तो ऐसे हमारे यहाँ जैसे आप देखेंगे श्रावस्ती में है, सोनभद्र में है ना। सोनभद्र में आप जाएंगे तो उसका नाम है मुजहरपुर हवाई अड्डा, श्रावस्ती में श्रावस्ती हवाई अड्डा है, सहारनपुर है सरसावा हवाई अड्डा, रायबरेली का फुर्सतगंज, वहां पे फ्लाइंग स्कूल भी है, फ्लाइंग स्कूल प्रयागराज में है ना। तो प्रयागराज एयरपोर्ट ही इसको बोलते हैं। पलिया, मुरादाबाद, मेरठ में, ललितपुर में, कानपुर में 2 है। कानपुर में एक कानपुर सिविल हवाई अड्डा भी है, 3 है वहां पे फ्लाइंग स्कूल
वहां पर भी चलता है, झांसी में, गोरखपुर में, ये सब क्या है अब डेवलप किए जा रहे हैं। चित्रकूट में भी बनाया जा रहा है, बरेली में, आजमगढ़ में। तो ये डेवलपिंग फेज के है, धीरे धीरे तेजी से इसका विकास किया जा रहा है। मोदी जी का सपना भी था कि हवाई चप्पल पहन के हवाई यात्रा करेंगे लोग। हालांकि ये सपना बहुत सही नहीं है। सपना इसलिए सही नहीं है कि किराया इतना महंगा है कि सारे लोगों के बस की बात नहीं है कि हमेशा उसको अफोर्ड कर पाए। हाँ, एक बार कहीं साल भर में कुछ बचत करके जोड़ बटोर के भले यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और चीप किया जाए तो ये ठीक है, लेकिन इतना चीप ये है नहीं। अगर आपको तुरंत टिकट चाहिए तो आपको इतने महंगे टिकट मिलेंगे कि आप बस देखेंगे उसको बंद कर देंगे। और इतनी लंबी 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले की जर्नी प्लान करना मुश्किल होता है। तो टिकट सस्ते भी हैं तो कई बार इंसान उसका प्रॉपर उपयोग कैसे कर पाएगा? कोई भी नहीं कर पाएगा। कुशीनगर एयरपोर्ट पे आपसे थोड़ा सा सवाल एक पूछा जा सकता है, एक हेडिंग डाल लीजिए, कुशीनगर एयरपोर्ट। ये चर्चा में रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था 2021 में 26 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया, 26 नवंबर 2021। तब से ये ऑपरेशनल हो गया, लोकार्पण किया था, है ना। तो एयरपोर्ट यात्री उड़ान सारे ये 26 नवंबर को चालू हुई थी, लोकार्पण हुआ था अक्टूबर में, सॉरी 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर 2021 को ये पीएम ने इसको लोकार्पित किया था, लोकार्पण किया था। और अब से ये क्या हुआ था, ऑपरेशनल हो गया था, यहां से उड़ान जो है वो चालू हो गई थी। ये प्रश्न भी पूछा गया था कि किसने किया, तो योगी जी ने, कई लोगों ने टिक किया कि योगी जी ने किया। कुशीनगर वास्तव में है क्या? बौद्ध धर्म के 4 सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। थाईलैंड, जापान, म्यांमार, कंबोडिया, यहां से बहुत सारे श्रद्धालु यहां पर आते हैं, कुशीनगर में पूजा अर्चना करते हैं। विदेशी यात्री जहां पर आते हैं, अगर हवाई अड्डा वहां पर बनाया जाए तो रेगुलर यात्री आते रहेंगे, तो यात्रियों की दिक्कत नहीं है, तो अच्छे से उसको चलाया जा सकता है। और दूसरी चीज है, इन गवर्नमेंट से, इन देशों से, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, म्यांमार से ऐड भी मिल जाता है, पैसा भी मिल जाता है धार्मिक तौर पर इसके विकास के लिए। और दूसरी चीज, डिप्लोमेसी की अगर बात करें तो ये साइलेंट फीचर के तौर पे, अगर आप ये संबंध अच्छे रखते हैं, सांस्कृतिक संबंध, तो ये पता तो आपको नहीं चलता है, लेकिन पीछे से ये काम करते हैं, है ना। आप अगर 2 लोगों के यहाँ के संबंध अच्छे स्थापित करना चाहते हैं तो आप चाय पीने पे बुलाना शुरू करिए, कभी जाना शुरू करिए। और अगर धार्मिक जुड़ाव है तब तो आप पूछिए ना। तो ये डिप्लोमेसी का भी एक हिस्सा हो जाता है। केंद्र सरकार ने इसीलिए कई स्थल ऐसे हैं जो धार्मिक महत्व के हैं, वहां पर, क्योंकि वो पूजा अर्चना के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं, ये डेवलपमेंट का काम किया। तो कुशीनगर बेसिकली बौद्ध धर्म से रिलेटेड होने के कारण, बौद्ध का, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल होने के कारण ये ज्यादा चर्चा में रहता है। ठीक है। बाकी अब धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि प्रशिक्षण केंद्र भी बढ़ाए जाएं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो पायलट्स की भी जरूरत ज्यादा पड़ रही है। तो अब हर एयरपोर्ट पे, जहां पे उतना ज्यादा कमर्शियल यूज नहीं हो सकता, तो अगर वहां पे ट्रेनिंग सेंटर बना दिया जाए और साथ साथ में उसका कमर्शियल भी यूज किया जाए तो ये ज्यादा अच्छा है। और ज्यादातर विकास जब अब हो रहा है वो पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल है, पीपीपी मॉडल है। तो अब इसमें अब और कई बार प्राइवेट कंपनियों को भी, जैसे ये अमौसी हवाई अड्डा जो लखनऊ का चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, अडानी को दे दिया गया। अडानी उसका पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो प्राइवेट कंपनियां भी सब में धीरे धीरे इंटरफेयर करना शुरू कर दी हैं, घुस गई हैं, महंगाई इससे बढ़ जाती है। एक एयरपोर्ट और चर्चा में रहता है, जेवर। तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस पे भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, है ना। गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में पड़ता है जेवर। विश्व का 4था सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये बनने जा रहा है, फोर्थ इन द वर्ल्ड, फोर्थ इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में 4था
ये बिगेस्ट होगा। चौथा सबसे बड़ा ये हवाई अड्डा होगा। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है, 2024 तक इसको तैयार करना है और काफी अत्याधुनिक होगा, काफी बड़ा वहां पर ये लॉन वगैरह लॉन्च बनाया जाएगा। और बाकी ये मेन यहां पर होता क्या है, जो हवाई पट्टी होती है वहां पर कितने एक साथ में उतर सकते हैं और कितने मतलब कितने टेक ऑफ कर सकते हैं, कितने उतर सकते हैं, कितने जा सकते हैं, यही तो मेन है ना। जगह चाहिए उसके लिए ना, लैंड करना है और इधर नीचे जगह नहीं खाली है तो आप कैसे करा पाएंगे। तो जगह ज्यादा चाहिए टेक ऑफ के लिए, लैंड कराने के लिए, लोगों के बैठने के लिए, सामान्य सुविधाएं भी तो आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। यहां पे रनवे बहुत अच्छा डेवलप किया जा रहा है। यहां पे 5 रनवे होंगे और मतलब 2 रनवे शुरू में, अभी इनका पहले चरण में 2 रनवे बनेंगे और दूसरे चरण में फिर 3 रनवे बनाए जाएंगे। और इसके लिए स्विस कंपनी है ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो हमने आपको बताया था, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और उसके साथ समझौता हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था ना, नोएडा वाले ज्यूरिक, बहुत सारी जमीन जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 1334 हेक्टेयर ये जमीन अधिग्रहित करके इसको दी। अधिग्रहण पूरा हो चुका, काम भी चल रहा है, 2024 तक ये डेवलप हो जाएगा। और ये जब डेवलप होगा तो क्योंकि ये राजधानी के बगल में है तो दिल्ली एयरपोर्ट का जो दबाव है उसको कम करेगा। उत्तर प्रदेश में आगरा पास में पड़ता है, वहां से फिर अयोध्या भी कोई बहुत दूर नहीं माना जाएगा, जो विदेश से आ रहा है वो मथुरा तो बिल्कुल पास में पड़ता है। तो ये पर्यटन स्थल जो है वो काफी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। और जेवर एयरपोर्ट से नोएडा की दूरी भी ज्यादा नहीं है। न्यू ओखला डेवलपमेंट एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, 56 किलोमीटर पास में वहीं पर है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इसको डेवलप किया जा रहा है। और जेवर एयरपोर्ट में इतनी क्षमता रहेगी कि लगभग 50 लाख यात्री हर साल यहां से यात्रा कर पाएंगे और लगातार इसको बढ़ाया ही जाएगा। 50 लाख यात्री वार्षिक क्षमता, और धीरे धीरे बढ़ा के इसको उम्मीद की जा रही है कि हम 7 करोड़ तक ले जाएंगे। आप सोच के देखिए कि कितने प्लेन यहां से उड़ेंगे, कितने आएंगे, है ना। पास में यमुना एक्सप्रेस वे है, वो भी कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण कारण। 2018 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अक्टूबर 2018 में इसकी नींव रखी गई थी, तब से ये प्रोजेक्ट अभी चल ही रहा है। अब इस पे दबाव है कि जल्दी इसको पूरा किया जाए। तो ये आपका एयर वाला पूरा हो गया। अब चलिए हम चलते हैं जल परिवहन पर। जल परिवहन, वाटरवेज, पूरे भारत में करीब 111 है ना, 111 राष्ट्रीय जलमार्ग, इनलैंड वाटरवेज इसको बोलते हैं ना, नेशनल वाटरवेज, INW बोलते हैं ना, वाटरवेज, इनलैंड नेशनल वाटरवेज। हमारे यहाँ पर ये सौभाग्य की बात है कि पहला ही वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हमारे यहां पाया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, पहला जो डेवलप हुआ वो हमारे यहाँ का ही है। कहां से कहां तक है? प्रयागराज से ये शुरू होता है और हल्दिया तक इसका विकास है। हल्दिया पड़ता है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता के पास। तो ये 1986 में इसको सबसे पहले जब डेवलप किया गया था, ये 1986 में डेवलप किया गया था। 1986 में इसकी घोषणा की गई थी। गंगा और हुगली नदी पर यह स्थित है, 2 नदियों के जल का ये उपयोग करता है और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। इसकी जो लंबाई है ये 1620, गंगा प्लस हुगली, इन 2 नदियों के जल का ये उपयोग करता है।
लैंड क्रूजर इंजन वाले जलपोत चलाने की योजना सरकार ने अभी तैयार की है, चर्चा में आया था। और वाराणसी से प्रयागराज के बीच में सरकार क्रूज भी चलाने जा रही है कि वाराणसी से प्रयागराज के बीच में आपको आना है तो आप बढ़िया से, मतलब मेन इसका पर्यटन उद्देश्य है, पर्यटकों को लेके आने का उद्देश्य है, लेकिन बढ़िया है, इससे पर्यटन तो आकर्षित होगा ही और एक ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। और जल परिवहन सबसे पुराना परिवहन है, जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन माना जाता है। उत्पादन लागत में भी इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता है, उत्पादन लागत के लिहाज से भी इसको माना जाता है कि बहुत फ्रेंडली है और खर्चे कम होते हैं। अगर भारत में अंतरदेशीय जलमार्गों का विकास सही से कर दिया जाए तो प्रदूषण स्तर को कम किया जा सकता है, रोड्स पे दबाव को कम किया जा सकता है, गाड़ियों की जो भीड़ भाड़ है रोड्स पे उनको भी कम किया जा सकता है। तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना इन्हीं सब कार्यों के लिए 1986 में की गई थी और उसी समय इसने NH1 की घोषणा की थी। हमारे यहाँ जो सबसे प्रमुख नदी है वो गंगा है, जल परिवहन का मुख्य मार्ग ये गंगा नदी है। बाकी सहायक में गंगा है के साथ में आप यमुना, सरयू, गोमती नदियों का उदाहरण भी आप ले सकते हैं, इसमें भी छोटी मोटी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं। 2016 में 106 राष्ट्रीय स्तर पे जलमार्ग घोषित किए गए थे, जिनकी संख्या बढ़ गई 111 वर्तमान समय में है। अगर और कोई घोषित होगा, एकदम से ये बढ़ी थी, पहले 3-4 ही पाए जाते थे, फिर एकदम से बढ़ गई थी ये संख्या, 102 संख्या एकदम से बढ़ी थी, ठीक है ना। तो ये है हमारे यहाँ पे नाव्य आंतरिक जलमार्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान है जहां पर नाव्य आंतरिक जलमार्ग की उपलब्धता है, जहां पे नावें चल सकती हैं। नाव्य का मतलब है जहां पे नावें चल सकती हैं, नाव्य आंतरिक जलमार्ग इसको बोलते हैं, आंतरिक जलमार्ग इसको बोलते हैं। तो जहां पे नावें चल सकती हैं वो प्रथम स्थान है। 1620 में तो ये है ही है, लगभग 2441 किलोमीटर जलमार्ग हमारे यहां उपलब्ध है, इतना जलमार्ग हमारे यहां उपलब्ध है। तो ये एक मोटा मोटा ये आंकड़ा अपने दिमाग में रखिए। बाकी कोई क्रूज चलता है, कुछ स्पेशल चलता है, करंट अफेयर में वो रहता है तो आप कर ही लेंगे, ठीक है ना। जहाजरानी मंत्रालय लगातार कोशिश कर रहा है कि गंगा नदी पर अंतर्देशीय जलमार्ग को खूब ज्यादा विकसित किया जाए। अभी इसी के तहत एक स्कीम है फ्रेट विलेज की। फ्रेट विलेज को विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया है। लगभग 156 करोड़ रुपए की लागत से इसका विकास किया जाना है। फ्रेट विलेज कार्गो हब के तौर पर कार्य करेंगे, माल को वहां पर एकत्रित किया जाएगा। अगर आपसे फ्रेट विलेज पूछ लिया जाए तो फ्रेट विलेज कार्गो हब के तौर पर डेवलप किए जाएंगे, वहां पर माल एकत्रित किया जाएगा और माल का एकत्रीकरण करके स्टोर करके फिर वहां पर मूल संवर्धन के लिए भी प्रयास किया जाएगा। मूल संवर्धन केंद्र भी होगा, वहां से दूसरे जगहों को भेजा जाएगा, वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जहां जहां नदीय मार्ग है वहां तक आ गया नावों से, जहाजों से, और उसके बाद में इधर उधर ट्रांसपोर्ट उसका कर दिया गया। जैसे पोर्ट बड़े बड़े होते हैं, ऐसे अगर छोटे छोटे पोर्ट डेवलप कर लिए जाए। प्रयागराज में आप देखेंगे तो आपको कभी कभी वहां पर छोटे छोटे जहाज खड़े मिलते हैं जिनसे माल आता है ना। जो नैनी वाला पुल है उस जगह पे आपको मिल जाएगा। अब उसको और अच्छे से डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है। वाराणसी में एक सेंटर बनाया जाए, एक यहाँ बनाया जाए, प्रयागराज में, ऐसे और डेवलप कर दिया जाए तो जैसे ट्रेन से सामान आता है, एक जगह पे उतारा जाता है, फिर ट्रकों में भर के जाता है, तो ऐसा इसका उपयोग किया जा सकता है। सस्ता, क्योंकि इसका परिवहन खर्चा है, कम पैसा लगता है, पर्यावरण के अनुकूल है, तो ये सब सुझाव आप दे सकते हैं। तो ये हमारा रहा उत्तर प्रदेश में परिवहन का एक आइडिया आपको मिल गया, इसके आधार पे आप लिख लेंगे। बाकी नोट्स में जितना चीजें हमने बताई वो लिस्ट वगैरह सब कुछ आपको, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। एक टॉपिक बस भूगोल में बच रहा है, जनसंख्या नगरीकरण का, तो कुछ इशूज उस पर हम इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम इस टॉपिक को यानी भूगोल वाले सेगमेंट को समाप्त कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।